Hello and welcome back to Chemverse. Today we are going to talk about the chapter 6 life process from your cbse class 10th biology section. देखो मुझे पता है आपने बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, बट ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी इस यूनिट को ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिससे आपको क्विक रिविजन में मदद मिलेगी एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि आपका एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइंस दी गई है और हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम शुरू करें. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपके पहले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है. आपके पहले पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं कि भाई आप बहुत सारे जानवरों को घूमते फिरते देखते होगे, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ते हुए देख रहे हो, तो हमें कैसे पता कि कौन सा चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, राइट? तो सबसे पहले मूवमेंट को एक क्राइटेरिया बनाया गया था जिसके बेसिस पर लोगों ने बोला कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो लिविंग है, कुछ चीज़ नहीं चल रही है तो वो नॉन लिविंग है. उसके बाद एक क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, लंबी हो रही है, चौड़ी हो रही है, तो फिर वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है. लेकिन यहाँ पर एक कैच है. लेट्स सपोज यू हैव अ टेबल एंड यहाँ पर आपने बहुत सारी ईंटें जोड़ दी, तो ये भी तो लंबा हो गया. आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपने बहुत सारी ईंटें ऐसे ऐसे लगा करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो भी तो ग्रो कर गया. तो क्या बिल्डिंग लिविंग हो गई? क्या ये टेबल लिविंग हो गई? नहीं ना. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मूवमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड as a basic criteria or the only criteria for considering anything to be living. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है आपके एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में ही. We tend to think that some sort of movement, either growth related or not, has common evidence for being alive. But plant that is not visibly growing is still alive, and some animals that do not breathe visibly, they are also alive. So using visible movement as defining characteristic is not enough. So you have to pay attention कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को या फिर ग्रोथ को एक क्राइटेरिया मान लेना कि उसके बेसिस पर ही कोई चीज लिविंग या नॉन लिविंग है, वो इनफ नहीं है. आपको और भी ज्यादा क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी. लेकिन एक और चीज है, यहाँ पर लोगों ने ये भी बोला कि देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स ऑन द स्मॉल स्केल विच इज इनविजिबल टू द नेकेड आई. तो क्या उस मूवमेंट का होना जरूरी है? ऐसे मूवमेंट जैसे कि आपका जो सेल है, उस सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो ऐसे स्ट्रीमिंग तो आपके नेकेड आई से नहीं दिख सकते. तो क्या उस कंडीशन का होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए? तो ऐसे केस में कुछ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे नॉन विजिबल मूवमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वायरसेस को देखो तो वायरसेस डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ molecular function metabolism when they are outside the body, but as soon as they go inside a host cell, वो क्या करते हैं? वो होस्ट को बीमार कर देते हैं, वो होस्ट को अपना घर अड्डा बना करके बैठ जाते हैं, उसके अंदर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, है ना भाई? सबसे बड़ा एग्जांपल तो कोविड का हो गया था, सबको पता ही है कि वायरस क्या कर सकता है. तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट को कंसिडर कर लेना इज नॉट गुड. वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, partly why there is a controversy about whether they are truly living or not. मतलब एक वायरस लिविंग है या नहीं है, ये अभी भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है. बट इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को आप एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते हो. ओके, तो भाई अब लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ. मतलब ऐसी फंक्शंस, ऐसे प्रोसेसेस जो आपको जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, उसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस. तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में आता है कि व्हाट थिंग्स डू वी ईट, राइट? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी ईट दैट गिव्स अस एनर्जी. तो ये आ जाता है आपके न्यूट्रिशन में. रेस्पिरेशन में क्या आता है कि कैसे आप उस खाने को कन्वर्ट करते हो एनर्जी में. ठीक है, तो वो आ जाता है आपके रेस्पिरेशन. जब आप ब्रीथ कर रहे हो, यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, देन यू आर यूजिंग द ऑक्सीजन along with your food that you have eaten to convert that into ATP और एनर्जी. क्योंकि हर एक काम करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज जब आपने जो खाना खाया है, क्या वो आपके हर एक सेल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या वहां पर जाकर के उसने सेल की मदद की, एटीपी बनाने में नहीं मदद की. ये सारी चीजें जरूरी है आपके ट्रांसपोर्टेशन में. एंड लास्ट इज योर एक्सक्रीशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस. रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो ये क्या होता है कि ये जरूरी है आपके शरीर से ऐसे चीजों को बाहर निकालने का जो आपके शरीर में आपको हानि पहुंचा सकते हैं, या फिर ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड जो कि आपके बॉडी में रह करके आपको बीमारियां दे सकते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर देते हो. सो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. ओके,
तो हर एक को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कहाँ पर यूटिलाइज करना है भाई? इट्स यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आप बड़े होने के लिए खाना खाते हो। उसके बाद टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कई बार हमें चोट लगती है या इंटरनली हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करना जरूरी है। इस कंडीशन पे हमारी कौन सी, हमारा जो खाना है वो यूज होता है। जैसे कि आपको चोट लगती है तो क्या आप हील होते हो? कैसे खून निकलते रह जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको खाने की जरूरत है सो दैट योर डैमेज सेल्स आर रिपेयर्ड एंड लास्ट फॉर एनर्जी। क्योंकि आपको कोई भी काम करना है, जैसे मुझे अभी आप खड़ा होकर के आपको पढ़ाना है, आपको चीजें बतानी है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एनर्जी। अब अगर यहाँ मेरा पेट खाली रहेगा, मेरा दिमाग चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, राइट? सो इन ऑर्डर टू function, in order for your brain to function, your body to function, you need food so that you can get the proper amount of energy। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई न्यूट्रिशन तो आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा? वो आएगा न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट आर सम सॉर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस दैट गिव्स यू न्यूट्रिशन। उसमें सबसे पहले आप पढ़ते हो, शायद आपको पता भी होगा ये शब्द, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट इज मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज योर प्रोटीन। ठीक है, सारे लोग ने प्रोटीन का नाम तो सुना ही होगा, पता नहीं खा रहे हैं नहीं खा रहे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबको पता है कि आज प्रोटीन क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान आज बस किस चीज पर ध्यान दे रहा है? प्रोटीन पूरा हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो प्रोटीन बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उन सब के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर फैट। फैट भी हमारी बॉडी में उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो आपको उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फैट्स भी जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनहेल्दी फैट्स खाना शुरू कर दो, चिप्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जितना तला गला भुजिया वुजिया सब खा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, ट्राई टू टेक इन हेल्दी फैट, बट डू इंक्लूड फैट इन योर बॉडी और इन योर डाइट। सॉरी। देन कम्स योर वाइटामिन। हमने बहुत सारे वाइटामिन पता है, जैसे ए बी सी डी के ई, ये सारे आपके वाइटामिन होते हैं, और ये आपके शरीर में हर एक छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फुलफिल करने में मदद करते हैं। एंड देन कम्स योर मिनरल्स। मिनरल्स तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे छोटे माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो हमें जनरली फूड से मिल जाता है या आपके एनवायरमेंट से मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मींस सेल्फ, मतलब जो खुद से कर सकते हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जो खुद का खाना खुद से बना रहे हैं उसको, वैसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का एक्चुअली मतलब होता है मिक्स या फिर टू या फिर अलग अलग। ठीक है, हेटेरो मींस टू डिफरेंट, राइट? मिक्स और डिफरेंट। तो बेसिकली हेटेरो में क्या होता है ना कि वो खाना खुद से नहीं बना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक, और जो खुद से बना रहा है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आ रहा है वो आता है आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मींस लाइट। फोटो मींस लाइट, मतलब जो लाइट की मदद से अपना खाना खुद से बना ले उसको हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो जो खुद से बना लेते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, हमने क्या बोला? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो मेकिंग ओन फूड यूजिंग द लाइट एनर्जी, एग्जांपल इज योर प्लांट्स एंड देन योर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये दो आपके एग्जांपल रहेंगे। सेकंड आपका आता है कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। ठीक है, जो कि केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केमिकल्स वो आर्टिफिशियली ले रहे हैं, नहीं, नो आर्टिफिशियल केमिकल्स, द केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट सच एज नाइट्रोजन या फास्फोरस। ठीक है, ये सारी चीजें वो सॉइल से उठाते हैं, एटमॉस्फेयर से उठाते हैं और फिर उसको यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं। द वेरी प्राइम एग्जांपल इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। देयर इज अनदर एग्जांपल, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी एक एग्जांपल है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा
तो आप सिर्फ और सिर्फ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, चलो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बन जा रहा है मेरे साथ साथ। आप जब ये वीडियो देख रहे हो इसको आप स्पीड पे कर लो, या तो आप 1.5 कर लो, 2 कर लो, लेकिन इतना रखना कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, ऐसा नहीं कि रोबोट की तरह चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा। और साथ साथ में कोशिश करना कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो और उन चीज़ों को मार्क करते चले जाओ, ठीक है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज योर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी मैंने बताया हेटेरो का मतलब होता है टू, जब आपके दो जो अलग अलग चीजें होती हैं उनको मिलाया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इन सच ऑर्गेनिज्म दे गेट देयर फूड डायरेक्टली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। तो या तो आप डायरेक्टली ही प्लांट्स को खा लो, ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे हर्बीवोर होते हैं वो सीधे प्लांट्स को खा रहे होते हैं, तो उनको डायरेक्टली खाना मिल रहा है प्लांट्स। सेकंड, इनडायरेक्टली कैसे मिलेगा, कुछ हर्बीवोर हैं जिन्होंने प्लांट्स खाया, अब उन हर्बीवोर को कुछ कार्निवोर खा लेंगे, ठीक है, तो जब जानवर ने जानवर को खाया जो कि प्लांट खाता है तो उसको वो न्यूट्रिशन प्लांट से ही मिला लेकिन इनडायरेक्टली मिला, ठीक है। सो देयर आर टू फॉर्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक के भी कुछ टाइप होते हैं। द वेरी बेसिक टाइप इज होलोजोइक। क्या टाइप है, होलोजोइक। होलो का मतलब ही होता है होल और कंप्लीट, ठीक है, क्या मतलब है इसका, होल और कंप्लीट। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली खाना खाता है, ठीक है, और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जा करके तोड़ता है और फिर उसको अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कराता है फॉर एनर्जी, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंप्लीट खाना खाया और फिर उसको अंदर ले जा करके डाइजेस्ट करवाया। ऐसा कौन करता है, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। जैसे कि हम सीधे, हमें खाना दिखा, भाई बहुत टेस्टी लग रहा है खाना, क्या हम वेट करते हैं कि बाहर उसको ऐसे गलाएंगे फिर उसको अंदर लेंगे, ऐसा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधे हमें खाना दिखा और हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, हम उसको खा जाते हैं, फिर उसको हम उसको अपने मुंह के अंदर चबाते हैं एंड देन वी टेक इट इनसाइड द बॉडी। वहां पर उसकी डाइजेशन होती है, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बाहर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो in holozoic nutrition, the organisms take food directly and then digest and absorb it inside the body. Right? Example can be amoeba and paramecium. अगर आप amoeba and paramecium देखें तो amoeba and paramecium these are unicellular organism. तो सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, वो खुद भी कंप्लीट खाना खा रहे हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड वी कैन सी द फिशेस, ह्यूमंस एंड birds, these are the multicellular organism. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, बड़े हैं, वो भी खाना बाहर से ले रहे हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ आएंगे बोलेंगे मैम गाय कैसे खाती है, तो जरा बताना गाय कैसे खाती है, गाय का होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है क्या, वो कंप्लीट खाना लेती है, अपने मुंह में चबाती है, अंदर डालती है, डाइजेस्ट अब्सॉर्ब ऐसा करती है, या कुछ तो अलग है उसमें, ठीक है, तो ये आप सोचो। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज द सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है, द ऑर्गेनिजम्स दे टेक द फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से जो मैटर है ना, इट इज डेड और इट इज डिकेइंग, या तो वो बिल्कुल मर चुका है या तो वो गल रहा है पहले से ही बाहर। तो इस केस में क्या होता है, द फूड इज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, पहले से ही उसको बाहर डाइजेस्ट कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है और उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर लेकर के सिर्फ हम अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इस केस में वो क्या करते हैं कि वो खाने को बाहर तोड़ के उसको डाइजेस्ट करके उसको सीधे अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ अंदर में क्या प्रोसेस चलता है, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है, ऑलराइट। ऐसे क्या एग्जांपल्स हैं, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट। और अगर हम इसको एक ग्रुप में डालें तो हम इनको कह सकते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या बोल सकते हैं, सैप्रोफाइट्स, ठीक है, सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स। क्या कह सकते हैं, सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स। मतलब इस केस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर है। एग्जांपल्स है मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब ना फंजाई में आते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सब क्या है, फंजाई है, लेकिन इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। सेकंड अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन द हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो भाई नाम से पता चल रहा है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये है पैरासाइट। ये क्या है, पैरासाइट्स है।
पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये एंडो हो सकते हैं या तो ये एक्सो हो सकते हैं। एंडो पैरासाइट्स और एक्सो पैरासाइट्स मतलब या तो वो अंदर रह सकते हैं इनसाइड, या तो वो आउटसाइड हो सकते हैं मतलब बॉडी के बाहर होते हैं। लेकिन ये बेसिकली होते क्या हैं, दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट स्टे इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड they derive nutrition from the host body without killing them. So they will not kill them, but they will be either on the surface of the body or inside the body, and they will derive the nutrition from the organism that is called their host. ठीक है, तो या तो ये देखो जैसे कि ये पैरासाइट है और यहाँ पर इसका होस्ट है, तो ये क्या करेगा, ये जा करके इसकी बॉडी के ऊपर बैठ जाएगा। अब ये जो भी खाना खा रहा है, ठीक है, जो भी खाना खा रहा है इसके अंदर तो न्यूट्रिशन जा रहा है, ये पैरासाइट क्या करेगा, उस न्यूट्रिशन को खुद भी ले लेगा, ठीक है, लेकिन ये होस्ट को मरने नहीं देगा। अगर मरने दे दिया तो होस्ट तो खत्म, तो साथ साथ तो पैरासाइट भी खत्म। तो ये इस चीज का बहुत ध्यान रखता है, बड़ा चालाक होता है कि मेरा काम भी निकल जाए और उसका भी काम हो जाए, ठीक है। तो पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी एंडो पैरासाइट, दे कैन बी एक्सो पैरासाइट। अगर वो एंडो है तो वो शरीर के अंदर रहेंगे, जैसे कि हमारे पेट के अंदर कुछ टेप वॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसके या तो फिर वो एक्सो रहेंगे, मतलब कि वो आउटसाइड में रहेंगे, मतलब कि शरीर के ऊपर रहेंगे, जैसे कि लाइस होता है, लाइस आपके सर पे रहते हैं, जुए जो कि आपका खून पीते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं एंडो एंड एक्सो पैरासाइट। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल देखें तो वो है कस्क्यूटा, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको याद रखना है, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। दिस इज अ प्लांट एंड अ टाइप ऑफ पैरासाइट। ये ऐसा प्लांट होता है जो अपनी जड़ें दूसरे होस्ट के ऊपर रख देता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, सो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट, ओके, दिस इज अ होस्ट प्लांट, इसके ऊपर आपका जो कस्क्यूटा है वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे रैप्ड रहेगा, और यहाँ पर इसकी जड़ें होती हैं, ये जड़ें, दीज रूट्स, दे आर ऑन द होस्ट प्लांट बॉडी, और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओके, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। तो कस्क्यूटा को हम क्या कहते हैं, कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। कस्क्यूटा का हिंदी नाम आई थिंक अमर बेल होता है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो, आसपास भी आपको दिख जाएगा, बहुत सारे बच्चों से मैगी मैगी कह के बुलाते हैं, ऑलराइट। अगर हम एनिमल्स में देखें तो टिक्स, टिक्स कहाँ होती है, घोड़ा, कुत्ता, इन सबके शरीर के ऊपर में ना छोटे 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 कीड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, टिक्स कहते हैं। देन लाइस, लाइस क्या होता है, लाइस जो जुए जो आपके बाल में रहते हैं, ठीक है। लीचेस आपको पानी के आसपास मिलेगी, आपके शरीर के ऊपर चिपक जाती है और आप खून खींचती है, मतलब उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, दे कैन सक आउट अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, राइट। राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब आपके बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम में आता है आपका मच्छर, ठीक है, मच्छर भी तो खून चूस रहा होता है ना। ऑलराइट, तो दिस वाज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या देखा न्यूट्रिशन में। सबसे पहले हमने देखा, अगर मैं पीछे जाऊं तो हमने देखा कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में सबसे पहले आता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म दे टेक द लाइट एंड दे मेक देयर ओन फूड, एंड देन द कीमो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें ऑर्गेनिज्म दे यूज केमिकल्स एंड दे मेक देयर ओन फूड। देन द सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी सॉ वाज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस केस में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं दे कैन बी ईदर होलोजोइक, where they are taking in entire food, digesting and absorbing it inside the body, right. Second is your saprotrophic or saprophytes, जिसमें क्या होता है the organisms they digest the food or break the food outside the body and then they absorb it inside the body. Parasitic में क्या होता है, the organism they feed on the host material and derive nutrition from the host while being either inside the body of the host or outside the body, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा था, आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है, ऑलराइट, ओके। चलो तो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डिफरेंस है बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब मैं आपको ये चीजें शेयर कर दूंगी तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। इसमें हमें क्या दिख रहा है, द फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका फोटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल हो जाता है, बट कुल मिलाकर के ऑटोट्रॉफिक के अंदर आता है। Here the food is obtained from other organism. कौन सा organism? Plants. That is they are dependent on the autotrophs, right? Okay. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने में किसकी जरूरत है, एक पिगमेंट की जरूरत है जिसका नाम है क्लोरोफिल, ऑलराइट। इस केस में क्लोरोफिल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। All green plants and some bacteria have this type of nutrition. All animals and fungi have this type of nutrition. Food is generally prepared in the daytime. क्यों भाई,
क्योंकि लाइट पर डिपेंडेंट है, तो लाइट हमें कहाँ मिल रहा है, डे टाइम पे मिल रहा है. फूड कैन बी प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, चलो वेरी गुड. तो यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर है. नाउ we have to talk about the nutrition of two types of organism. First is your plants and second is your animals. और इनको हमें डिटेल में करना है. तो जो पहला न्यूट्रिशन है which is shown by the plants, that is called as photosynthesis. तो पहले तो हम photosynthesis को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम एनिमल्स में जाएंगे. तो आई होप आप लोग अभी तक ठीक ठाक हो. पानी वानी पीना है, पानी पी सकते हो. बाकी आई होप आप अपनी एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हो और चीज़ों को मार्क करते हुए चल रहे हो. ठीक है, चलो. ना फोटोसिंथेसिस, चलो इस शब्द को तोड़ते हैं जरा. अगर हमने इसे तोड़ा तो हमें क्या मिलता है, फोटो, और सेकंड हमें क्या मिलता है, सिंथेसिस. क्या मिल रहा है हमें, फोटो, सेकंड हमें क्या मिल रहा है, सिंथेसिस. फोटो का मतलब क्या होता है भाई, फोटो का मतलब होता है लाइट. फोटो मीन्स लाइट. ठीक है. सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक. कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख रहा है सिंथेसिस, तो आपको पता लगना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हम कुछ भी ऐसे चीजों की बात कर रहे हैं जहां पर कोई चीज बन रही है. ठीक है. तो लाइट मेक मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटो की मदद से कुछ बनाना, लाइट की मदद से कुछ बनाना. क्या बनाना, खाना बनाना. ठीक है. Now it is a process by which plants prepare food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, what are the things required, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है हमें बनाने के लिए. सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. सेकंड हमें क्या चाहिए, पानी. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट. फोर्थ अगेन अ पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल. और आपको अगर पता होगा तो क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलता है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है. ओके, सो these are some of the required things for performing the process of photosynthesis. तो सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, देन वी नीड लाइट एंड देन वी नीड द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है भाई, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है. द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. तो जो खाना बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के जो भी खाना बन रहा है, वो खाना क्या बन रहा है, वो बन रहा है कार्बोहाइड्रेट. क्या खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट को हम प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म्स. अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में. किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में. अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ठीक है. देयर आर टू फॉर्म्स टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट भी क्या, ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट में भी क्या, ग्लूकोज. ग्लूकोज को अगर हमें स्टोर करना है तो हम उसको दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं. अगर हम उसे प्लांट में स्टोर कर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अगर हम उनको एनिमल्स में स्टोर कर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इसको ध्यान रखना है. ठीक है. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, इट इज रिलीज्ड. मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज किया और आपने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. साथ साथ में आपकी एनर्जी भी यूज होती है. ठीक है, तो वो तो रहेगी, राइट. ओके, चलो. तो यहाँ पर कुछ लाइन दी हुई थी आपके एनसीईआरटी की. लेट्स रीड इट. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिला और उसे आपने कैसे यूज कर लिया, आपने फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में यूज कर लिया. इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स take the substances from outside and convert them into stored forms of energy. stored forms of energy किस में स्टोर किया हुआ है, स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है. आपने एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया, स्टार्च के फॉर्म में. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. ये सब हम लिख चुके हैं already, right? Okay. Carbohydrate are utilized for providing energy to the plant. क्या देता है वो, एनर्जी देता है. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. ठीक है. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. चलो नेक्स्ट. अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखो तो हमें क्या मिल रहा है, ये यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे एनर्जी लिख दिया है, बट ये बेसिकली
लाइट है, ठीक है। ये यहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट किसने अब्सॉर्ब किया, आपके प्लांट ने अब्सॉर्ब किया। प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, प्लांट के पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट। फिर इसने क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, इसने पानी को लिया। पानी कहाँ से आ रहा है, पानी आ रहा है आपके सॉइल से। सॉइल से किसने अब्सॉर्ब किया, रूट्स ने। किसने अब्सॉर्ब किया है, रूट्स ने। द रूट्स दे टेक अप द water from the soil and the carbon dioxide from the atmosphere, they send the water to the leaves, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल तो लीव्स में प्रेजेंट है, इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वहां पर लीफ तक भेजा गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, और उसके बाद क्या हुआ कि क्लोरोफिल की मदद से इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इन्होंने ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ठीक है। अगर हम इक्वेशन देखें तो दिस इज योर इक्वेशन, अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। क्या यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। तो पानी यूज करके फिर से पानी बना दिया, ऑलराइट। तो यहाँ पर भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्या जरूरत है हमें, क्योंकि अगर आप देखो तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। Glucose is what? A 6 carbon compound, and that is why you need to take 6 carbon dioxide, ठीक है। Is this clear? कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है अभी तक? अगर समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। इसके पहले ना मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि ये जो सनलाइट है, ये हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें सन से मिल रही है। ये सनलाइट आपको मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को तोड़ने में। सबसे पहले होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस क्या होता है, फिर से फोटोलिसिस को तोड़ो भाई दो शब्दों में, फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टू ब्रेक, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टू ब्रेक। अब पानी को हम लाइट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, पानी को हम लाइट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, और इस पानी को अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो चीजें मिलेगी। ये जो ऑक्सीजन है यही निकल रहा है भाई। बेसिकली जो ऑक्सीजन आया है, the oxygen which is released outside in the environment, that oxygen is not coming from carbon dioxide, that oxygen is coming from water after the photolysis of, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, this oxygen it came from water and not from carbon dioxide, alright। तो पहला स्टेप में आपका फोटोलिसिस होगा, उसने आपको तोड़ ताड़ दिया पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल ही रहा था। उसके बाद क्लोरोफिल आया, सनलाइट आया, वो प्लांट के अंदर गया, प्लांट के अंदर में कुछ प्रोसेसेस चलेंगे, एक्सक्यूज मी, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चलेंगे और वो प्रोसेस आपको क्या देगा, ग्लूकोज देगा विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीजन रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा, ठीक है। एम आई क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इस पत्ते को देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ओके। अगर आप ध्यान से इस पत्ते को देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू नाउ, राइट। अगर मैं इसको बड़ा करूं और अब मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये जो पत्ता है, ठीक है, दिस इज द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ। अगर आप लीफ के देखो तो बीच में यहाँ पर मिड रिब होता है, ऑलराइट। दिस इज अ लीफ लैमिना और द लीफ ब्लेड, जो पूरा पत्ता होता है ना, ये जो पूरा पत्ता होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके वेन्स है। अब आप अगर ध्यान से देखो, जैसे कि ये हमारा स्किन है, यहाँ ऊपर में भी स्किन है, नीचे में भी स्किन है, तो वैसे ही पत्ते का भी तो है, ऊपर भी स्किन होगा, नीचे भी स्किन होगा, मतलब इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इस स्किन को कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसे, एपिडर्मिस। हमारे स्किन को भी तो कहते हैं एपिडर्मिस, राइट, तो इनको भी कहते हैं। लेकिन अब जैसे इनका ऊपर भी है नीचे भी है, तो वैसे ही इसके पास क्या होगा, एक अपर एपिडर्मिस होगा और एक लोअर एपिडर्मिस होगा, राइट। इस अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ना काफी सारी सेल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको दिखेगा ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में काफी सारे सेल्स हैं। ये जो लंबे लंबे सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी दिख रहे होंगे आपको, ये लंबे लंबे सेल्स, ठीक है।
इन सेल्स को कहा जाता है पैलिसेड मीजोफिल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल। और ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना यहाँ पे, इनको कहा जाता है स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी मीजोफिल। ऑलराइट। अगर आप इनके बीच में देखो तो यहाँ पर कुछ एयर स्पेस प्रेजेंट है। ये किस लिए है? ताकि आपको जगह मिल सके हल्का फुल्का रहने में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो भी गार्ड सेल, जो भी स्टोमाटा है ना, उसको भी जगह मिल सके कि वो फैले, पानी का अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये जगह यहाँ पर जरूरी होती है। दिस इज कॉल्ड एयर स्पेस। इन द लोअर एपिडर्मिस यू कैन सी सम ऑफ द गार्ड सेल्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। इन गार्ड सेल्स, किसके गार्ड सेल्स हैं भाई? ये गार्ड सेल्स हैं आपके स्टोमाटा के। तो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रेजेंट है आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा हैव सम ऑफ द गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन देम। ऑलराइट, ओके। अब देखो, बिल्कुल यहाँ नीचे में आपको दिखेगा वैक्स क्यूटिकल। यहाँ पर भी आपको दिखेगा वैक्स क्यूटिकल। ये क्यों जरूरी है? These wax cuticle are present on the upper surface as well as lower surface. These wax cuticle, they help in preventing the water loss through transpiration. Preventing water loss through transpiration. अब आप मुझे ये बताओ कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। ठीक है, जैसे आपको पसीना निकलता है ना, वैसे प्लांट्स को भी पसीना निकलता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये जो वैक्स क्यूटिकल होते हैं ना, ये ऊपर में प्रेजेंट होते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, और जो भी पानी आपका अब्सॉर्ब किया गया है रूट्स के थ्रू, वो कहीं खो ना जाए, कहीं उड़ ना जाए। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लीफ। सबसे पहले अगर आप देखो एक लीफ ब्लेड को, तो एक लीफ ब्लेड या लैमिना में प्रेजेंट होता है आपका मिडरिब, उसमें होते हैं वेन्स, और उसका अपर और लोअर लेयर होता है, उसको कहा जाता है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं उनका नाम होता है पैलिसेड सेल्स, और जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनका नाम होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। आई एम सॉरी, पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, उसके बाद इन सेल्स में आपको ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है आपके क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? क्लोरोफिल। और भैया क्लोरोफिल क्या था? क्लोरोफिल क्या था? क्लोरोफिल वाज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ रही है। फिर ये जो मीजोफिल वाला एरिया है, इसमें कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। अब नीचे की तरफ में आपके पास कुछ स्टोमाटा प्रेजेंट है। ये जो स्टोमा लिखा हुआ है ना, स्टोमा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा प्रेजेंट है। स्टोमाटा के पास क्या है भैया? गार्ड सेल है। गार्ड सेल की वजह से स्टोमाटा बंद होता है, खुलता है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो आई थिंक ये प्लांट का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो, अब आपके पास आता है सम ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एंड आई होप आपको अब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ लिया है कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो लाइट आता है, यहाँ पर आपका सन है, सन के थ्रू आपको लाइट मिला, यहाँ पर पत्ता है, और पत्ते के अंदर प्रेजेंट है आपका क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और इस क्लोरोफिल ने क्या किया? इस क्लोरोफिल ने लाइट अब्सॉर्ब कर ली। देखिए, सेकंड इज योर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. I already told you, after the light has been absorbed by the chlorophyll, the water will be broken into hydrogen plus oxygen. ठीक है, ये तोड़ दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको तोड़ दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसको तोड़ते ही ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है, और हाइड्रोजन को यूज कर लिया जाता है टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कैसे? किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया, वो किसमें यूज हो गया? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाने में भाई? ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज वाज 6 कार्बन कंपाउंड, 6C6H12O6। ठीक है, वो 6 कार्बन कंपाउंड था, तो वो कहाँ से बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन फिट्स। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए, नाउ
लेट्स लर्न अबाउट स्टोमाटा कि भाई स्टोमाटा क्या है। तो अभी हमने देखा कि अगर आप पत्ते को निकालोगे तो पत्ते का ऊपर और लोअर एपिडर्मिस होता है, बीच में आपका मीजोफिल होता है, उसमें कुछ मीजोफिल सेल्स होते हैं सच एज योर पैलिसेड सेल्स व्हिच आर द लॉन्ग सेल्स एंड योर स्मॉल स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। उसके बीच में एयर स्पेसेस है, नीचे की तरफ आपके स्टोमा प्रेजेंट है। नाउ स्टोमा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या एक्सचेंज करना है, देखो एक्सचेंज बहुत जरूरी है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए भी और साथ साथ में आपके रेस्पिरेशन के लिए भी। अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अगर हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए और ऑक्सीजन बाहर जाए, तो इसको भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही कहा जाता है, राइट। दिस इज इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके केस में, फोटोसिंथेसिस के केस में। सेकंड अगर हम केस देखें रेस्पिरेशन का, तो इसमें हमें देखना है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और ऑक्सीजन अंदर आए, ठीक है। दिस इज इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन। जो आप सांस लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। अब आप ये मत बोल देना कि मैम प्लांट्स में तो ये नहीं होता है। क्यों, प्लांट सांस नहीं ले रहा है, प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, वो खुद नहीं जिंदा रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई। तो उसको जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसको जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन करने की, ठीक है। और रेस्पिरेशन में भी आपको क्या चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए। सो दीज टू प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या कहते हैं इसको भाई, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो ये करने के लिए आपको कोई तो ओपनिंग चाहिए ना, कुछ तो ओपनिंग चाहिए। तो दैट ओपनिंग इज ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इन द नेम ऑफ स्टोमाटा। किसके नाम से प्रेजेंट है ये, स्टोमाटा के नाम से, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो, ये जो छोटी सी ओपनिंग व्हाइट वाली दिख रही है आपको, ये वाली, ये है आपका ओपनिंग ठीक है। इसके बाहर में ये अगर आप देखो ध्यान से, तो दिस इज द थिकेड इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। ये क्या है, ये है आपका गार्ड सेल, ठीक है। और इस ओपनिंग को स्टोमा कहा जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, क्योंकि भाई है तो ये गार्ड सेल ही। और इस सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, राइट। ये बड़ा वाला भी आपका गार्ड सेल है, वो अंदर का थिक वॉल था, ये बाहर का वॉल है। दिस इज द इनर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल, ठीक है। एंड दिस इज द एपिडर्मल सेल ऑफ द लीव्स, ठीक है। ये आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, ये सरफेस व्यू है, ये ऊपर से दिखाया गया है और फिर उसको काट करके आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया कि इस तरीके से पूरा का पूरा स्टोमाटा दिखता है। तो स्टोमाटा में बहुत जरूरी है कि आपका एक गार्ड सेल प्रेजेंट हो। सो दिस इज योर गार्ड सेल, this is your guard cell and they form an opening which is called as stoma. Here the opening and these are the guard cells, ठीक है। इस पूरे को मिला करके हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा, क्लियर। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज द एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए, गैस अंदर आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। किधर से आएंगे, ये स्टोमा के थ्रू, द ओपनिंग, राइट, इसके थ्रू होंगे। एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशन, जब पानी निकलता है तो इसी के थ्रू आपका पानी भी निकलेगा, आपके कूलिंग इफेक्ट भी आपके प्लांट्स में मिलेंगे, ऑलराइट। सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टोमाटा, ओके। अब हमें देखना है कि भाई ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती कैसे है, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम टर्म। क्या आपको ऑस्मोसिस पता है, what is the meaning of the term osmosis? Osmosis is the movement of water from high concentration to low concentration, ठीक है। वाटर की मैं बात कर रही हूँ, मैं गैसेस की बात नहीं कर रही। तो osmosis is more or less similar to diffusion, लेकिन इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, osmosis is the movement of water from high to low level। अब ये osmosis आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एंड ऑस्मोसिस, एक होता है आपका एंडोस्मोसिस एंड दूसरा होता है आपका एक्सोस्मोसिस। अभी जब हम पैरासाइट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने एंडो और एक्सो पढ़ा। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, है ना, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो जब जब आपका पानी अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, और जब पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। अब अंदर बाहर किसके रिस्पेक्ट में, स्टोमाटा के, हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अगर पानी आपके स्टोमाटा के अंदर आ रहा है, गार्ड सेल्स के अंदर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस।
अगर वही पानी आपके स्टोमाटा के बाहर जा रहा है या गार्ड सेल के बाहर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑलराइट, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग। ओपनिंग कैसे होगी? देखो ये आपका जो गार्ड सेल है वो इस तरीके से बंद है, इस तरीके से बंद है, ये आपके गार्ड सेल्स है, ठीक है, ऐसे बंद। अब अगर इसके अंदर पानी आएगा चारों तरफ से तो ये आपके गार्ड सेल्स फुल जाएंगे, और अगर ये फुलेंगे तो ये पहले ऐसे थे, ये फुल करके इस तरीके से हो जाएंगे, तो आपको दिख रही है ये खुल रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि जब चारों तरफ से पानी अंदर घुसने लगता है, क्या घुस रहा है? पानी चारों तरफ से, व्हाट इज एंटरिंग इनसाइड? वाटर। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ये दिख रहा है? ये व्हेन वाटर इज एंटरिंग इनसाइड तो क्या हो रहा है? द गार्ड सेल इज bulging out, it is swelling up, right? When it gets swelled up it forms an opening in between. This is called as the stoma or opening. and ये किसके मदद से हुआ? ये हुआ आपके एंड ऑस्मोसिस की मदद से। एंड ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द स्टोमाटा, इनसाइड द गार्ड सेल, ठीक। तो जब आपका एंड ऑस्मोसिस होता है, when there is end osmosis it leads to opening of the stomata. It leads to what? Opening of stomata. क्यों? क्योंकि because the guard cells they bulge up. The guard cells swell. इसको मुझे ना थोड़ा उल्टा लिख देना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे। ये क्यों नहीं काम कर रहा? तो जैसे ही एंड ऑस्मोसिस होती है क्या होता है? योर गार्ड सेल्स they swell up and this leads to opening of the stomata. ठीक है, ये याद रहेगा। जैसे ही पानी अंदर घुसा, स्टोमाटा पहले ऐसे बंद था, पानी मिलते ही वो बल्ज हो गया और स्टोमाटा खुल गया, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये क्या है? दिस इज योर क्लोजिंग। हाँ, तो जब पानी अंदर घुसा था तो वो खुल गया था, अब जब पानी बाहर चला जाएगा तो वो वापस इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ जाएगा, राइट। जैसे वो इस कंडीशन में आएगा आपका स्टोमाटा बंद हो जाएगा, राइट। सो एज सून एज द वाटर लीव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल, मतलब क्या हो गया? एक्सोस्मोसिस हो गया। एक्सोस्मोसिस होते ही क्या होता है? गार्ड सेल्स shrink. The guard cells shrink, and when they shrink, the stomata closes. Closing of stomata. I hope ये क्लियर है, ये दोनों कंडीशन क्लियर है। जैसे ही ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब पानी मूव्स इनसाइड, water moves inside, and here the water moves outside. जैसे ही पानी अंदर घुसता है, the guard cells swell up, they swell and they open up, right? As soon as the water moves outside, the guard cells they shrink. वो shrink करेंगे और क्या होगा? आपका स्टोमाटा अंदर बंद हो जाएगा। अगर ये स्टोमाटा बंद हो गया, प्लीज टेल मी, क्या एक्सचेंज पॉसिबल है? Will the exchange of any gases take place? No, they will not take place. There will be no exchange here, but there will be exchange here. Now tell me, will there be any transpiration in this case? No. अगर ये बंद है तो जब गैसेस ही आर पार नहीं हो पा रही तो पानी कैसे हो जाएगा? So there will be no exchange of gases, there will be no transpiration. As soon as the stomata closes, it also affects the process of photosynthesis and respiration. It also affects the process of transpiration. But when the stomata opens, it helps in performing both the photosynthesis and respiration as well as transpiration. Stomata आपका generally डे टाइम पर खुलता है, ये आपके डे टाइम पे आई मीन डे टाइम में स्टोमाटा खुला रहता है, नाइट टाइम में स्टोमाटा बंद हो जाता है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, द एक्सेप्शंस आर ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स ये आपके ना डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं। ज़ीरोफाइट्स में आपका जो स्टोमाटा होता है दैट इज क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, और जब वो रात होती है ना तो स्टोमाटा खुलता है। क्यों? क्योंकि दे हैव टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। एक तो वो बेचारे डेजर्ट में प्रेजेंट है, राइट, वैसे ही पानी नहीं आ रहा है, तो जब पानी की कमी है तो आप ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करोगे ना, तो उस केस में क्या होता है कि द स्टोमाटा इज क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट ओपन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो उस केस में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? वो कुछ दूसरे प्रोसेस से होता है। उस केस में क्या करते हैं कि इनसाइड में जब उनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो अपना खाना बना लेते हैं, और जब स्टोमाटा खुलता है दे टेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस देयर, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर रह गया आपका,
जब आप इस प्रोसेस को देखोगे ना, तो ये जो दो प्रोसेस है, दिस इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, और इसको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या चाहिए, इस केस में देखो तो यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, लाइट की वजह से ही आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, और लाइट की मदद से ही आपका जो क्लोरोफिल है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। और सेकेंड वाले को, इस वाले को कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर बेसिकली खाना बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे खाना बन रहा है, तो यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाना बनने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर लाइट की जरूरत होती है, ओके। चलिए, सो ये आपका एनसीईआरटी की एक पेज, एक क्लिप है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ती है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स मीटिंग देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, दे नीड रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। रॉ मटेरियल्स में क्या था, सबसे पहला रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी था, लाइट, ठीक है। So, but they also need raw materials for building their body. The water used in photosynthesis is taken up by the soil. तो सबसे पहले क्या है आपका, वाटर, पानी, ठीक है। ये पानी आप कहाँ से ले रहे हो, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कौन ले रहा है, रूट्स ऑफ द प्लांट, राइट, by the roots in the terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken from the soil. तो जो दूसरे मटेरियल है वो है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, ये सब आप कहाँ से ले रहे हो, फिर से आप सॉइल से ले रहे हो, ठीक है। are used in the synthesis of proteins and other compounds. Nitrogen is used up. सेकेंड आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप कहाँ से ले रहे हो, ये आप ले रहे हो एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले पानी आपने सॉइल से उठाया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन भी आपने सॉइल से उठाया, कार्बन डाइऑक्साइड आपने एटमॉस्फेयर से उठाया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर में भी, प्लांट्स के शरीर में भी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की मदद से आप प्रोटीन्स बना सकते हो, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अप मेनी स्ट्रक्चर्स, एंड बाकी अदर कंपाउंड्स भी बना सकते हो। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये किसके फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में और नाइट्राइट के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाइट्रोजन is absorbed in the form of either nitrate और नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रोजन को रॉ नाइट्रोजन के फॉर्म में हम ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं, किसके फॉर्म में ऑब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में और नाइट्राइट के फॉर्म में, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक चाहिए तो आप नाइट्रेट या नाइट्रेट के फॉर्म में लोगे। अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो देयर आर मेनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका एजोस्पाइरलम हो गया, जैसे कि फिर आपका राइजोपस हो गया, ये सबको अगर आप देखोगे, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, अगर आप ये सब देखते हो तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ या तो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ या तो आपके सिम्बायोट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपको इनऑर्गेनिक चाहिए तो आप नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में लोगे, कहाँ से, सॉइल से। आपको अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन चाहिए आप कहाँ से लोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना। इधर आने से पहले हम सबसे फोटोसिंथेसिस की कहानी हो चुकी है। सबसे पहले हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की मदद से खाना बनाना। वो क्या, लाइट के साथ साथ हमें क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। द रॉ मटेरियल्स नीडेड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तोड़ करके आप ग्लूकोज बनाते हो और ऑक्सीजन रिलीज करते हो, ठीक है। बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी जरूरत होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप दो फॉर्म में ले सकते हो। नाइट्रोजन अगर आपको इनऑर्गेनिक चाहिए तो आप नाइट्राइट नाइट्रेट के फॉर्म में ले सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से ले सकते हो। सेकेंड, हमने देखा कि the gaseous exchange takes place in the stomata, which is present in the leaf. The leaf has a structure where they have the outer epidermis and lower epidermis, और upper and lower epidermis. उनके बीच में कुछ cells present होते हैं जिनको mesophyll cells कहा जाता है. Mesophyll cells again are of
Two types, palisade mesophyll and spongy mesophyll. They have air spaces in between and stomata is present at the lower level. इन दोनों सरफेस के ऊपर में आपका एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हो. स्टोमाटा opens and closes on the basis of the movement of water. When the water moves inside, that is endosmosis, the transpiration sorry, when the water moves inside, that is endosmosis, the guard cells, they swell up, that leads to opening of the stomata, leading to exchange of gases and transpiration. When there is exosmosis, that means when the water moves out of the guard cells shrink down, leading to the closing of stomata, causing no exchange of gases and transpiration. ठीक है, इन सारी चीजों को हमने ऑलरेडी देख लिया. Now we have some experiments given in your book. So first experiment was to identify whether chlorophyll is necessary for photosynthesis or not. ये पूरा आपके NCERT का डायग्राम है, NCERT की एक्टिविटी है जिसको हम अभी देखेंगे. तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप एक पॉटेड प्लांट लो जिसमें वेरिजेटेड लीव्स हो. भाई वेरिजेटेड मतलब इधर उधर धब्बे हो, ठीक है, कहीं पर ग्रीन ग्रीन हो कहीं पर नहीं हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और प्रोटॉन्स. मनी प्लांट्स को भी अगर आप देखोगे तो वहां पर कहीं कहीं पर पीला पीला स्पॉट रहता है, कहीं कहीं पर ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स रहता है. तो आपको एक वेरिजेटेड लीव्स लेना है. कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड. अगर आप उसको डार्क रूम में रख रहे हो तो स्टार्च कैसे यूज हो गया भाई, क्योंकि वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है. स्टार्च आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. सो इफ द प्लांट इज नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज देन इट विल यूज द स्टोर्ड फूड, राइट. तो अब इसके पास कोई स्टोर्ड फूड भी नहीं रह गया क्योंकि इसने सब कुछ यूज अप कर लिया. अब आप क्या करोगे कि इसी प्लांट को उठा के सनलाइट में रख दोगे कुछ 6 घंटे के लिए, ठीक है. प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब आप क्या करोगे कि इनके कुछ जो हरे वाले एरिया हैं उनको आप मार्क करोगे और उसको उठा करके शीट ऑफ पेपर में रख दोगे. उस dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब करने की क्या जरूरत है. आपने उसको अल्कोहल में क्यों डाला, उबलते हुए पानी में क्यों डाला, ताकि जो बाकी चीजें आपके बनी है ना ग्लूकोज वगैरह वो सब निकल जाए. सॉरी ग्लूकोज कह रही हूँ, जो भी आपका बाकी चीज है जैसे आपका क्लोरोफिल है, आपके जो बाकी प्रोटीन्स वगैरह है वो सब निकल जाए. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. After, what happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare it to the tracing leaf done in the beginning. What can you conclude? आपको पता है जब भी आप आयोडीन सोल्यूशन में किसी भी पत्ते को डाल रहे हो और अगर वहां पर स्टार्च बना हुआ है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है, because iodine reacts with the starch to give you blue color. स्टार्च कब बनेगा, स्टार्च तो तभी बनेगा ना जब इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है. फोटोसिंथेसिस अगर हुआ है तो वहां पर ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज बना है तो वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, वहां पर जाके स्टोर हुआ है, राइट. एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द ब्लू कलर. लेकिन जो आपके पीले हिस्से थे वहां पर तो कोई ब्लू कलर आया ही नहीं. क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है. द फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द leaf, and this shows that chlorophyll is important for photosynthesis. Okay, next activity देखते हैं. The activity is to show whether the carbon dioxide is necessary for photosynthesis or not. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो हेल्दी प्लांट ले लेंगे नियरली ऑफ द सेम साइज, कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days. क्यों भाई, फिर से वही करना है आपको, सारे का सारा स्टार्च को यूज अप करवा देना है. Now place each plant on the separate glass plate. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. क्यों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा. तो आप एक जार में यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखोगे, एक में आप नहीं रखोगे, क्योंकि एक में आपको चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एटमॉस्फेयर रहे और एक में आपको चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहे. ओके, नाउ कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम. क्यों, ताकि नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ना घुस जाए, यहाँ से वापस से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ना घुस जाए, इसलिए आप उसको सील कर दोगे. So that the setup is airtight. Keep the plant in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch in the above activity. कैसे चेक करोगे आप इसको, आयोडीन में डाल करके. क्या करोगे आप, आयोडीन में डालोगे. अगर ब्लू कलर मिला मतलब कि do both the leaves show presence of same amount of starch. What can you conclude from this activity? आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बी वाला प्लांट है ना ये ज्यादा ब्लू हो गया, it turns blue. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार्च बना है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है, फोटोसिंथेसिस अकर्ड.
लेकिन ये वाले जो पत्ते रहेंगे ना, यहाँ पर कोई भी ब्लू कलर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड था, सॉरी, द कार्बन डाइऑक्साइड वाज नॉट प्रेजेंट, no photosynthesis took place, and so no glucose, no starch was formed, resulting in no blue color in the leaves. The blue color came only from the plant that had carbon dioxide, giving you the result that carbon dioxide is important for photosynthesis. ठीक है, तो ये दो आपके एक्टिविटी है, ये दो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कल को आपके पेपर में ये आ सकता है दैट राइट अ प्रॉपर्टी सॉरी राइट एन एक्टिविटी शोइंग वेदर द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी और नॉट। इसको आप कैसे लिखोगे अपने बोर्ड्स में? कैसे लिखोगे? जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दोगे, या पूरा डायग्राम बनाओगे, कथा लिखोगे? बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक अ डायग्राम लाइक दिस। अब इतना भी सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक पत्ता बनाओ या फिर एक प्लांट बनाओ, उसके ऊपर बेल जार रखो, एक में आप दिखा दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, एक में दिखा दो नहीं प्रेजेंट है। देन मेक अ फ्लो चार्ट। ठीक है, आप फ्लो चार्ट बनाओगे पूरे प्रोसेस का कि आपने क्या क्या किया। फिर एंड में आप लिखोगे कंक्लूजन, और उस कंक्लूजन में आप बताओगे कि एक प्लांट में आपको ब्लू कलर नहीं दिखा, एक प्लांट में आपको ब्लू कलर दिखा। ऑलराइट, एंड द प्लांट दैट शोड द ब्लू कलर had photosynthesized because starch is formed. Okay. ऑलराइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।